हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हिंदी के क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं। कल मैंने 4 नंबर वाले आपको क्वेश्चन बताए थे। आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर। सत्र देख सकते हैं आप 2020-21 कक्षा 10वीं, विषय हमारा हिंदी। तो हिंदी में आज मैं जो 4 नंबर से लेकर के तो 5 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें मुख्य रूप से अंतर रहेंगे स्टार्ट में ही, ठीक है। और कुछ अंतर हमने देख लिए थे, जिसमें नाटक एकांकी में अंतर और संस्मरण, रिपोर्टाज, इन सभी में अंतर आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एमपी बोर्ड की जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो 12 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। याद रखना 12 तारीख से स्टार्ट है। वैसे आप सभी ने टाइम टेबल देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली जो अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये जो प्रश्न बैंक है आपकी, सारे क्वेश्चन प्रश्न बैंक में से आएंगे 100%। सभी क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक में से देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल के द्वारा ये प्रश्न बैंक जारी की गई है। ये जारी की गई है दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। और आपको सभी विषय की, ठीक है, सभी विषय की जो प्रश्न बैंक है उन प्रश्न बैंकों में से ही आपको याद करना है। हर विषय के मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के वीडियोस हो चुके हैं कंप्लीट, साइंस के हो चुके हैं, और संस्कृत के भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो देख सकते हैं आप। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रश्न बैंक और कुछ उत्तर भी देखेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही दिन में कंप्लीट करवाना संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी कक्षा 10वीं। देख सकते हैं दोस्तों आप सभी, इसमें अभी हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले 15 क्वेश्चन हो चुके हैं जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण में निम्न प्रकार से अंतर है। रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है। जो रेखा चित्र है वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है, और संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है। जो रेखा चित्र है वो चरित्र प्रधान होता है, और संस्मरण वास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है। जो संस्मरण है वो कैसा होता है, वो वास्तविक या फिर यथार्थ प्रधान होता है। रेखा चित्र का लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। क्या रहता है? तटस्थ रहता है, अपनी बात पर अडिग रहता है, ठीक है। और संस्मरण व्यक्तिपरक होता है। जो संस्मरण है वो कैसा होता है? व्यक्तिपरक होता है, ठीक है। इसके बाद में संस्मरण अभिधामूलक होता है, और रेखा चित्र सांकेतिक तथा व्यंजक होता है। ये आपके रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं बताते हुए उनके 2 कवियों की रचनाएं भी आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं और कवि तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। विशेषताएं, राष्ट्रीयता की भावना। पहली विशेषता क्या है भारतेंदु युग की? याद रखना, राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। मतलब कि देश प्रेम की भावना हम कह सकते हैं इसको, राष्ट्रीयता की भावना को। और इसके बाद में दूसरी विशेषता है आपकी सामाजिक चेतना का विकास। ये देख सकते हैं सामाजिक चेतना का विकास दूसरी विशेषता है आपकी। और इसके बाद में तीसरी विशेषता है हास्य व्यंग। भारतेंदु युगीन जो कविता है या काव्य है, तीसरी विशेषता उसकी क्या है? हास्य व्यंग। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसी कविता भी उन्होंने करी है, कवियों ने, जिसको पढ़कर सुनकर हमें हंसी आ जाए। हास्य व्यंग भी उन्होंने किए हैं भारतेंदु युग में। अगला देखिए, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युग की विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया है? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया है भारतेंदु युग में, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है भारतेंदु युगीन कविताओं में, ठीक है। अब देखेंगे हम भारतेंदु युगीन कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी है मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं हो चुकी है,
और जिसमें कवियों के नाम भी हो गए हैं। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में आपको बताया है वक्रोक्ति अलंकार की जो परिभाषा है वो बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा वक्र प्लस उक्ति। अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर एक बार और लिखता हूँ, वक्र प्लस उक्ति। ठीक है, हाँ, इसका अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा कथन या विचित्र उक्ति। सबसे पहले आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से, वक्र प्लस उक्ति को, इसका अर्थ क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा कथन अथवा विचित्र उक्ति। अब परिभाषा देखिए, जहाँ कथन का ध्वनि द्वारा, किसके द्वारा, ध्वनि के द्वारा, ठीक है, जहाँ कथन के द्वारा मतलब कथन में ध्वनि के द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए। कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाता है, दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थ क्या है कहने का, कोई भी कथन है किसमें किसके द्वारा, ध्वनि के द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार का समझे वक्रधन उक्ति, इसका अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा कथन या विचित्र उक्ति। ये टेढ़े मेढ़े कथन होते हैं जो वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। ठीक है, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगी, तो ये क्या है, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब इसके बाद में हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार के बाद में क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, समझेंगे आप अच्छी तरह से और उसके बाद में आप इसे हल करेंगे। आधुनिक काल की कोई दो विशेषताएं लिखते हुए बताइए कि इसे गद्य काल क्यों कहा गया है। मतलब कि आधुनिक काल की कितनी विशेषताएं लिखना है आपको, दो विशेषताएं लिखना है आधुनिक काल की। ठीक है, और दो विशेषताएं लिखने के बाद में आपको क्या करना है, समझेंगे आप। दो विशेषताएं लिखते हुए आपको इसको ये बताना है कि इस काल को जो गद्य काल क्यों कहा गया है, आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा गया है। तो चलिए आधुनिक काल की विशेषताएं देखते हैं। गद्य विधा का विकास, पहली विशेषता तो ये हो गई आपकी आधुनिक काल की। दूसरी विशेषता है साहित्य रचना में खड़ी बोली का प्रयोग। इसके बाद में तीसरी विशेषता है आदर्शवादी रचना और चौथी विशेषता है यथार्थवादी रचना। याद रखेंगे आप सभी, आदर्शवादी रचना, यथार्थवादी रचना, गद्य विधा का विकास और साहित्य रचना में खड़ी बोली का प्रयोग, ये सभी आधुनिक काल की विशेषताएं हो गई है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसे गद्य काल क्यों कहा गया है, क्योंकि आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है वो अब हम इसमें देखने वाले हैं। इस काल में गद्य की विविध विधाओं पर साहित्य लिखा गया है, इसलिए इसे गद्य काल कहा गया है। अब इसमें समझो आप कि इसमें क्या हुआ है कि इसे गद्य काल इसलिए कहा गया कि गद्य की विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, ठीक है, विविध विधाएं, ठीक है, उनमें अधिक से अधिक साहित्य लिखा गया है, इसलिए इस काल को गद्य काल कहा गया है। याद रखेंगे आप अच्छी तरह से। और आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है। इसकी ये चार विशेषताएं है, गद्य विधा का विकास, साहित्य रचना में खड़ी बोली का प्रयोग, आदर्शवादी रचना और यथार्थवादी रचना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। किस काल को, रीतिकाल को। कौन सा काल, श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल की कोई कवियों की रचनाएं को नाम बताना है, तो इसमें याद रखना कि रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं का नाम भी आपको इसमें बताना है। चलिए देखते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। ठीक है, देखिए रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी है। कौन से रस में रचनाएं लिखी है, श्रृंगार रस में। ठीक है, श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी है ना। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, इसी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रृंगार काल इसीलिए कहा जाता है रीतिकाल को। अब हम इसमें देखेंगे इस काल में, ठीक है, इस काल में नायिका सौंदर्य, मतलब कि याद रखना इसमें नायिका सौंदर्य, नखशिख वर्णन, रूप सौंदर्य का बहुतायत रूप से वर्णन किया जाता है। रीतिकाल में क्या होता है कि सबसे पहले तो श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी, इसलिए इसे श्रृंगार काल कहा। और इस काल में नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन, नखशिख वर्णन, रूप सौंदर्य का बहुतायत से वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं रीतिकाल के कुछ कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, रीतिकाल के कुछ कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। वैसे 2 पूछे हैं, लेकिन हमें कितने बताए उन्होंने, 4 बताए। 4 में से आपको 2 तो याद करने ही हैं। कवि का नाम है, ठीक है, कवि का नाम देखिए और एक तरफ रचना देखिए। ये कवि का नाम और ये इधर रचनाएं। कवि है केशवदास और केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। इसके बाद में रीतिकालीन कवि है बिहारी और इनकी रचनाएं बिहारी सतसई। इसके बाद में भूषण और इनकी रचनाएं छत्रसाल दशक।
ठीक है। ये जो तीनों कवि हैं ये किस काल के हैं? केशव बिहारी और भूषण रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, याद रखना आप सभी रीतिकाल के कवि हैं, बिहारी और भूषण और केशवदास। केशवदास की रामचंद्रिका है, बिहारी की बिहारी सतसई है और भूषण की छत्रसाल दशक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 21 में आपको अच्छे से याद करना है, क्या है देख सकते हैं। नई कविता की दो विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखना है। नई कविता की दो विशेषताएं, नई कविता की दो विशेषताएं और दो कवियों के नाम लिखना है। चलिए विशेषताएं देखते हैं। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, क्या है पहली विशेषता? लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। और दूसरी विशेषता देखिए, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। और तीसरी विशेषता देखिए, कुंठा संत्रास मृत्यु बोध। और चौथी विशेषता है क्षणवाद को महत्व। चौथी विशेषता क्या है? क्षणवाद को महत्व। तो ये जो नई कविता है इसकी विशेषताएं हो चुकी है। और दो विशेषताएं आपको बताना है, इसमें ओनली कितनी बताना है? दो विशेषताएं लिखना है। और दी कितनी? चार विशेषता दी है, तो चार विशेषताओं में से आपको दो विशेषताएं याद कर लेनी है। ठीक है, कितनी? दो विशेषताएं याद कर लेनी है। अब हम देखेंगे नई कविता की विशेषताओं के बाद में कवि और उनकी रचनाएं। नई कविता वाले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं सन्नाटा, गीता फरोश। अगर देखना इधर, सन्नाटा और गीता फरोश, ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, अब अगली हम देखते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है दोस्तों चक्र व्यूह और आमने सामने। आमने सामने ये किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की है। अब देखेंगे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे। सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे, एक तो ये हो गई। और दूसरी मैं यहाँ लिख देता हूँ आवाज़ों के घेरे। ठीक है, आवाज़ों के घेरे ये किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की है। तो नई कविता की विशेषता हो गई और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी हो गई, कवि भी हो गए। अब हम नई कविता के बाद में बात करते हैं। अच्छा, एक और कवि दिए हैं इसमें, ये समझ लें, नरेश मेहता, वन पांखी सुनो और उत्सव, ये इनकी रचना है। अब हम देखेंगे रीतिकाल की कोई चार विशेषताएं लिखना है। क्या लिखना है? रीतिकाल की कोई चार विशेषताएं लिखना है हमें। तो चलिए रीतिकाल की चार विशेषताएं लिखते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रीतिकाल की चार विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले है रीतिकाल में अधिकांशतः दरबारी काव्य की रचना हुई। इसके बाद अगला है रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। नेक्स्ट है इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी। और अगला है कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलियाँ इस काल के बहु प्रयुक्त छंद हैं। ठीक है, ये रीतिकाल की विशेषताएं हो गई। अब हम देखेंगे प्रगतिवादी काव्य की कोई चार विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की चार विशेषताएं आपकी इस प्रकार है। शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। इसके बाद में अगली है ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। अगली विशेषता है भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। ये प्रगतिवादी काव्य की चार विशेषताएं हो चुकी है। अब प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं के बाद में हम बात करते हैं प्रयोगवाद की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखना है। प्रयोगवाद की विशेषताएं अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, और दो कवियों के नाम और उनकी रचनाएं भी लिखेंगे। चलिए देखते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। और इसके बाद में अगली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता और लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। अगली विशेषता देखिए अहम की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्त छंदों का प्रयोग, व्यंग की प्रधानता और निराशावाद की प्रधानता। अब इसके बाद में हम देखेंगे कवि एवं उनकी रचनाएं। कौन से कवि? प्रयोगवादी कवि देखेंगे और उनकी रचनाएं। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वत्सयन अज्ञेय। अज्ञेय जी की रचनाएं हरी घास पर क्षण भर और मुक्तिबोध,
गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और ये गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं, याद रखेंगे आप सभी, प्रयोगवादी कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, देख सकते हैं आप ये प्रयोगवादी कवि। अब हम इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आ चुकी है आपकी, और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपकी 4 से लेकर के 5 नंबर की 100% पूछी जाएगी। तो इसको आप अच्छे से हल करेंगे। और सबसे पहले संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इस प्रकार है, देखिए जो पद्यांश है वो इस प्रकार है। अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जान जुगति बिनु, निरालंब किन धावे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, जो इस प्रकार है। देखिए पहला संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद भक्ति धारा के विनय के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया है, भक्ति धारा, भक्ति धारा और विनय के पद से लिया गया है। शीर्षक क्या है, विनय के पद। ठीक है, और याद रखना इसके रचिता कौन है, सूरदास जी। सूरदास जी इनके रचिता है। अब हम प्रसंग में देखेंगे, प्रसंग में क्या बताया, साकार भक्ति के समर्थक सूर ने इस पद के निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किया है। मतलब कि हम इसमें इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कवि ने साकार भक्ति के जो समर्थक है सूर, इन्होंने क्या करा है कि निर्गुण जो ब्रह्मा है उसका खंडन किया है और सगुण का समर्थन किया है। मतलब कि याद रखना कि समर्थन किसका किया है, सगुण भक्ति का समर्थन करते हुए सूरदास जी इस पद में कहते हैं। इस प्रकार से भी हम इसमें लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अच्छे से इसको पूरा, इसकी व्याख्या, और इसके बाद में व्याख्या आप अच्छे से याद ही रख लेंगे। देखिए, निराकार ब्रह्मा की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद वैसा ही है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद मन ही मन अनुभव करता है, किंतु शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर पाता है। ठीक है, शब्दों के द्वारा कौन वर्णन नहीं कर पाता है, गूंगा व्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसके बाद में यह ब्रह्मा की श्रेष्ठ आनंद अनुभूति सभी प्रकार से असीमित संतोष उत्पन्न कराती है, किंतु वह मन तथा वाणी के लिए अगम्य एवं दिखाई ना देने वाला है। उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। निर्गुण ब्रह्मा बिना स्वरूप, आकृति, गुण तथा जाति वाला है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के मन किधर अटके। निर्गुण ब्रह्मा सभी तरह से अगमनीय है, इसीलिए सूर सगुण भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। अब इसमें क्या है, विषय का प्रतिपादन शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में किया गया है। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा है, याद रखेंगे भाषा, अगर इसमें याद रखें कौन सी भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ताते सूर सगुन पद गावे, ब्रज भाषा। अब मैं आपको जितने भी आपके गद्यांश और पद्यांश है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगला वीडियो आपका गद्यांश और पद्यांश का आने वाला है, जिसमें आपके 5 नंबर 100% कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।